हेलो बच्चों, दिस इज योर लखन भैया एंड वेलकम टू अवर चैनल एक्सेलेशन क्लासेस। तो आज से हम अपनी क्लास 11th की फिजिक्स का या फिर फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। और इस सीरीज में क्या रहने वाला है, क्लास 11th के सारे चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, ऑल चैप्टर्स कवर किए जाएंगे। ठीक है, सारे चैप्टर कवर किए जाएंगे। देन इसके बाद क्लास 12th की सीरीज को भी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, क्लास 12th की सीरीज को स्टार्ट किया जाएगा जिसमें क्लास 12th के सारे फिजिक्स के चार चैप्टर रहने वाले हैं। सो इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ताकि हमें अच्छे से कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्लास 11th की फिजिक्स के का पहला चैप्टर दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और यूनिट्स एंड मेजरमेंट का आज लेक्चर 1 होने वाला है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का आज लेक्चर 1 होने वाला है। सो इस चैप्टर में क्या है, आप यूनिट्स और उस बहुत तरीके की मेजरमेंट्स के बारे में सीखेंगे। और पहला जो चैप्टर है जो कि फिजिकल वर्ल्ड के नाम से है, ठीक है, वो चैप्टर सीबीएसई ने काट दिया है। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड के नाम से है, वो चैप्टर सीबीएसई ने पूरा चैप्टर काट दिया है, डिलीटेड हो चुका है। ठीक है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है और हम प्योरली सीबीएसई के लिए इसको कवर करेंगे, इस चैप्टर को। हम ये नहीं कह रहे कि हम आईआईटी तक के क्वेश्चन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्योरली सीबीएसई रहेगा या और नीट के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेक्चर 1। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी या व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, थोड़ा सा पहले ना इसको समझते हैं। एक डेफिनेशन लेते हैं, फिर समझेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो मैं कहता हूं द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वो क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है, विच कैन बी, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड फिजिकल बाय फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो सारी क्वांटिटीज जिसको फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा मेजर किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैं कह रहा हूं लेंथ, क्या लेंथ को मेजर किया जा सकता है? हाँ, मेजर किया जा सकता है। टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है, टाइम को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, और किसको मेजर किया जा सकता है? लेंथ, मास, टाइम, करंट को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको मेजर किया जा सकता है। सो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको मेजर किया जा सकता है। किसके द्वारा? फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिनको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, तो हमने पढ़ लिया। अब दूसरी चीज है कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ये तो डायमेंशंस का वो हो गया, हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्यू से दिखाते हैं। ठीक है, क्यू से डिनोट करते हैं। सो मैं कह देता हूं कि कोई भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है क्यू, एक तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक उसमें यूनिट होती है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक यूनिट होती है। हमने फिजिकल क्वांटिटीज को जनरलाइज कर दिया। कैसे? Q इज इक्वल टू एन यू। कैसे? जैसे मान लो मैंने कहा आपने लेंथ मेजर करी 5 मीटर। अब लेंथ क्या है? लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा रहा है। ठीक है, वहीं 5 क्या है? 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। देन ये m क्या है? m इट इज द मीटर। मीटर मीन्स ये लेंथ की यूनिट होती है। ठीक है, सो इसको कहते हैं यूनिट। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम q इज इक्वल टू एन इसे जनरलाइज करते हैं। इतनी बात हमें समझ आ गई। अब हमें समझना है, ये तो हमने समझ लिया। अब हमें समझना है कि एक नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भी आती है इसमें। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी, एक आती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको सिखाया था कि वो क्वांटिटी, पीछे हमने मैंने बताया कि क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिनको मेजर किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है,
समझ आती है बात? नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड, क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड, क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिनको मेजर नहीं किया जा सकता वो सारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती है। जैसे क्या? जैसे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हम किसी लव लव को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, फीलिंग को मेजर नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। या फिर एक अलग तरीके की क्वांटिटी आती है, जैसे आप पढ़ोगे इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इनर्शिया क्या होता है? लेट मी एक सेकेंड। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया क्या है? जैसे मान लो एक, वही एग्जांपल लेते हैं पिंकी का। पिंकी, पिंकी इस टाइम रेस्ट में है। अब पिंकी पर जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, जब तक नहीं लगेगा तब तक पिंकी रेस्ट में ही रहेगी। सो इनर्शिया, पिंकी का जो इनर्शिया है वो रेस्ट वाला है, ठीक है। सो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, ठीक है। ये इनर्शिया होता है। अब इनर्शिया किसी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। सो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है तो इनर्शिया कभी मेजर किया ही नहीं जा सकता। इनर्शिया कैन बी कंपेयर, इट कैन कंपेयर, इट कैन कंपेयर, ये सिर्फ कंपेयर किया जा सकता है, बट कांट मेजर, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। इट कैन कंपेयर बट कांट मेजर। इतनी बात समझ आई? इनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको कंपेयर किया जा सकता है बट मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने समझ लिया। हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखा, Q इज इक्वल टू एन यू से जनरलाइज करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन देखिए। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमें एक बार पढ़ना है। सो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं समझो। मैं बताता हूं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। सबसे पहली होती है, सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी होती है फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, सबसे पहली होती है। देन दूसरी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। देन इसके बाद जो थर्ड आती है वो आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। सो अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हो गई। फर्स्ट टाइप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देन ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, देन उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। एक करके इन तीनों के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। द क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द क्वांटिटी, द क्वांटिटी which do not depend on other quantity, the quantity which do not depends on other quantities, जो दूसरी किसी क्वांटिटीज पे डिपेंड ही नहीं करती है। द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज। सो अब हम इसे कह सकते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, ये इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि किसी और पे डिपेंड करती ही नहीं है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है क्योंकि ये किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? मैं कहता हूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टोटल 7 होती है। 7 फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखो, मैं लिख देता हूं। फंडामेंटल
फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है? सबसे पहली एक होती है लेंथ, फिर आती है मास, देन फिर इसके बाद आती है टाइम। ये फिजिकल क्वांटिटीज के नाम बता रहा हूं। ये क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इनका रेफरेंस ही ये खुद है। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद लुमिनियस इंटेंसिटी, देन टेम्परेचर, देन उसके बाद आती है नंबर ऑफ मोल या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब समझते हैं ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है ये 7 है। ठीक है, ये सारी टोटल ऑल ओवर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ आती है। अब समझते हैं, अगर ये 7 है तो पहली बात तो ये एक दूसरी किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, जैसे मैंने अभी बताई इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। अब समझो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं इनकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है? ठीक है, सो लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। ठीक है, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, देन उसके बाद टाइम की एसआई यूनिट सेकंड, करंट की एसआई यूनिट एम्पियर, लुमिनियस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट कैंडेला, टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन, देन उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट मोल। ठीक है, अब बात करते हैं इनके सिंबल्स क्या होंगे एसआई यूनिट्स के। ठीक है, सिंबल्स की बात करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, इनके सिंबल्स की बात करते हैं। इनके सिंबल्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि, एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड, आई थिंक। हम्म, ठीक है, ये आएगा बस। हाँ, सिंबल्स की बात करते हैं। देखो, मीटर की जो मीटर का जो सिंबल होता है वो एम होता है, स्मॉल एम। देन उसके बाद किलोग्राम का केजी, सेकंड का स्मॉल एस, एम्पियर का कैपिटल ए, कैंडेलिया का सीडी, केल्विन का के, मोल का एम ओ एल। ठीक है, ये सारे फंडामेंट, सबसे पहली बात समझो, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, लेंथ, मास, टाइम, करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये सारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हैं। इनकी जो एसआई यूनिट्स है वो है मीटर, सबसे पहली लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, करंट की एम्पियर, लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, देन मोल। देन इनके जो सिंबल्स हैं, मीटर के सिंबल है स्मॉल एम, किलोग्राम का केजी, सेकंड एम्पियर कैपिटल ए, कैंडेला सीडी, के केल्विन, देन मोल एमओएल। ठीक है, ये इनके सिंबल्स हैं। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारी सेकंड है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये क्या होती है? द क्वांटिटी द क्वांटिटी विच आर द क्वांटिटी विच आर ड्राइव्ड बाय, जिनको ड्राइव किया जाता है, द क्वांटिटी विच आर ड्राइव्ड बाय फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी पहली बात तो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे।
क्योंकि ड्राइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मेशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से ही होता है। ठीक है, सो इनको डराइव किया जाता है। ठीक है, कैसे देखो, बात समझो। जैसे मैं बताऊं वेलोसिटी, या वेलोसिटी को छोड़ते हैं, एग्जांपल लेते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अब समझो कि जो स्पीड है ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। सॉरी, ये एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल नहीं है। ये एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड? एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, सो स्पीड ड्राइव क्यों है? क्योंकि ये जिससे बनी है, यानी डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस हमारा लेंथ होता है, एक तरीके की लेंथ, और टाइम जिसको हम सेकंड में नापते हैं। अब आप ये देखो कि लेंथ और टाइम ये दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ही तो है। अब ये दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो इसका मतलब स्पीड जो बनी है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बनी है ना? सो ड्राइव्ड क्वांटिटी वो होती है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बनती है। जैसे एक और एग्जांपल है फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब अगेन फोर्स, मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन में फिर डिस्टेंस या फिर वेलोसिटी आ जाएगी, टाइम आ जाएगा। इसी तरीके से वेलोसिटी, इसी तरीके से टॉर्क, ऑल आर फंडामेंटल फिजिकल, ऑल आर derived बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो ये जो जितने भी एग्जांपल है ये किसके एग्जांपल है? ये सारे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी समझी, ड्राइव क्वांटिटी को समझा। नेक्स्ट आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो तरीके की होती है। सबसे पहली जो होती है वो होती है प्लेन एंगल। अब ये प्लेन एंगल क्या होता है? ठीक है, और एक होती है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, अब समझो कि प्लेन एंगल क्या होता है देन सॉलिड एंगल क्या होता है। जैसे मान लो मैंने एक सर्कल लिया, मैंने क्या करा, इस सर्कल में से एक सेंटर लेके, इसका रेडियस आर है, मैंने एक आर्क यहां से लगाई, एक आर्क यहां से लगाई। मैंने ये जो पिज्जा कट काटा है, ये जो एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने सर्कल लिया, सर्कल के बीच में दो आर्क लगाई। अब ये जो लेंथ है इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। दिस लेंथ इज आर्क लेंथ। ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज आर्क लेंथ। अब ये लेंथ कौन सी होती है? ये आर्क लेंथ होती है। आप समझो ये आर्क लेंथ होती है जिसको मैं एल से दिखा रहा हूँ। बीच में इस आर्क लेंथ ने कुछ एंगल बनाया जो एंगल थीटा रहेगा। सर्कल का जो रेडियस है वो आपका आर रहेगा। सो प्लेन एंगल क्या कहता है? प्लेन एंगल कहता है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। आप नोट करो कि ये जो थीटा है इस यही प्लेन एंगल है आपका। क्योंकि प्लेन एंगल मींस क्या? एक 2D एंगल। ठीक है, 2D एंगल की बात हो रही है। प्लेन एंगल, थीटा आपका प्लेन एंगल है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो थीटा है इस प्लेन एंगल की, ये जो इसकी जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है। इस थीटा की जो एसआई यूनिट होती है वो रेडियन होती है। और रेडियन को या तो हम आर ए डी से दिखा देते हैं, या फिर कोई भी क्वांटिटी के ऊपर सी लगा के दिखा देते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरा जो थीटा है विच इज इक्वल टू 2 पाई, ये प्लेन एंगल है मेरा 2 पाई। अब या तो 2 पाई में आर ए डी लिख दो लास्ट में, ये इसकी यूनिट हो गई। या तो मैं कह सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, ऊपर लगा दूंगा सी। सी मीन्स ये रेडियन को डिनोट कर रहा है। आप समझो कि प्लेन एंगल क्या होता है। एक आर्क लेंथ काटो, जो एंगल बनाएगा वो एंगल उस आर्क लेंथ को रेडियस जब डिवाइड करेगा तो प्लेन एंगल बन जाएगा। अब ये हमारा प्लेन एंगल बन गया। प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट होती है रेडियन। रेडियन को आर ए डी से लिखेंगे शॉर्ट में। देन अगर और दूसरा तरीका है तो ऊपर में पावर्स में सी लगा देंगे, पावर टाइप में। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल के लिए थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई रेडियन, या तो आर ए डी या तो 2 पाई ऊपर सी लगा देंगे। सो ये हो गया प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की एसआई यूनिट तो होती है, बट प्लेन एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। प्लेन एंगल डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, ये बात समझो। प्लेन एंगल डायमेंशन लेस होता है। उसी तरफ अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूं, जिस तरीके से मैंने प्लेन एंगल एक सर्कल से निकाला, सॉलिड एंगल एक 3D बॉल से निकलता है। कैसे निकलेगा समझो। देखो, मैंने कहा एक एक 3D वो बना देता हूं फिगर। जैसे एक कोन टाइप बनाया मैंने। अब देखो, ये किसी सर्कल से निकला होगा, सर्कल मीन्स ये किसी 3D फिगर से निकली होगी, स्फीयर से, ठीक है। ऐसा कट निकाल दिया मैंने। अब ये जो एरिया है, ये एरिया कहलाता है सॉलिड एरिया। ये जो एरिया कहलाता है सॉलिड एरिया होता है। ये एरिया आपका सॉलिड एरिया होता है, जिसको मैं ए से दिखा देता हूं, ठीक है। अब इस सॉलिड एरिया ने जो एंगल बनाया, यहां तो इसने थीटा एंगल बनाया, बट सॉलिड एंगल में सॉलिड एंगल बनेगा, नॉर्मल एंगल, प्लेन एंगल नहीं बनता। अब ये जो एंगल बन रहा है, नाउ दिस एंगल इज, मैं इसको रो से दिखा रहा हूं, रो से। नाउ दिस इज द सॉलिड एंगल, ये होता है सॉलिड एंगल। नाउ जो सॉलिड, अब एक बात बताओ, ये जो रेडियस है इसका, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला बनेगा रो इज इक्वल टू, क्या बनेगा, एरिया बाय आर का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड एंगल। बिल्कुल ठीक है, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हो गया। बात करते हैं आगे। अब ये जो सॉलिड एंगल है, समझो, नाउ दिस सॉलिड एंगल, इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इस सॉलिड एंगल की, वो है स्टे रेडियन। एक सेकेंड, इसकी जो सॉलिड एंगल की जो यूनिट है, वो स्टे रेडियन होती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, स्टे रेडियन को हम शॉर्ट में STRAD दिखाते हैं, STRAD, ठीक है, STRAD। एक सेकेंड, यहाँ पे ए नहीं आएगा, लेट मी चेंज अगेन, ठीक है, स्टे रेडियन। ये जो सॉलिड एंगल बना है ना, व्हाट इज द रो, ये जो रो है, यही आपका सॉलिड एंगल होता है, यही आपका सॉलिड एंगल हो जाएगा। नाउ सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो स्टे रेडियन होती है, जिसको शॉर्ट में STRAD दिखाते हैं, ठीक है। अब सॉलिड एंगल ऐसा यूनिट तो होती है, बट ये डायमेंशन लेस होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डायमेंशन लेस क्यों होते हैं। उसका भी एक रीजन है। देखो, पहली बात तो मैंने आपको डायमेंशन पढ़ाई नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लो थीटा, मैंने बोला थीटा इज इक्वल टू L/R। सो एल क्या है, एल हमारी एक लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ जब कट जाती है तो डायमेंशन यानी यूनिट तो बचती ही नहीं। सो यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन। डायमेंशंस के जब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, तो आप ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। सो हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया। एक होती है प्लेन एंगल, एक होती है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ लिया। प्लेन एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है, ठीक है, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है, एक सेकंड, प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अब हमने समझ लिया। अभी हमने जो पढ़ा इससे पहले, अब हम ये समझते हैं, अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, Q इज इक्वल टू एन यू, Q इज इक्वल टू एन यू। अब Q इज इक्वल टू एन यू के बीच में मैंने एक रिलेशन डिसाइड करना है। सो वो कैसे करेंगे, देखो, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। देन उसके बाद रिलेशन बिटवीन यूनिट, मेरे को यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू को मैंने एन से दिखाया था, और यूनिट को मैंने किससे दिखाया था, यूनिट को मैंने यू से दिखाया था। मैंने कहा था कि क्यू बराबर एन यू हो जाएगा, ठीक है, मैंने ये बोला था। अब मैं पहली चीज आपको ये कह रहा हूं कि ये जो एन होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट के। कैसे, देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट के। दूसरी चीज, न्यूमेरिकल वैल्यू जब यू से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा कांस्टेंट।
ठीक है, आप यूनिट को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करो, न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोडक्ट में यूनिट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्यू बराबर एन यू मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अब एक बात करते हैं। अब एक बात बताओ, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है? देखो, जैसे मान लो मैंने कहा 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, ये बात समझ आती है। अब मुझे एक बात बताओ, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है। मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ी है बट यूनिट छोटी है। इधर देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है बट यूनिट आर लार्जर। यूनिट जो है वो लार्जर है। ठीक है, समझ आया इनवर्स रिलेशन? अब देखो, इस पे ग्राफ बनाते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू वर्सेस यूनिट पे हमें ग्राफ बनाना है। वो कैसे बनाएंगे समझो। ग्राफ ही टेढ़ा ही बनता है क्या? समझो, मैंने कहा इधर लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, इधर लेंगे यूनिट। अगर मैं कह रहा हूं न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट के, तो हमारा ग्राफ जो बनेगा कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, न्यूमेरिकल वैल्यू अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू देन यूनिट। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोडक्ट यूनिट कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट आ रहा है, सो ये ग्राफ क्या बनेगा? ये कांस्टेंट ग्राफ है, तो कांस्टेंट ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनते हैं। ग्राफ के बारे में अच्छे से सीखेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर, अभी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने सीख लिया रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट। इसका थोड़ा सा यूज करते हैं। जैसे समझो, मैंने बोला एक और रिलेशन डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने बोला कोई दो फिजिकल क्वांटिटी, मैंने कहा कि थोड़ा सा ऐसे रिवाइज करो। देखो, मैंने कहा न्यूमेरिकल वैल्यू 1, उसकी यूनिट 1 बराबर कर दो न्यूमेरिकल वैल्यू 2, उसकी यूनिट 2। अब ये कैसे हो गया समझो, मैंने दो फिजिकल क्वांटिटीज को बराबर करा। क्यों करा? अब मैंने दीज आर द टू फिजिकल क्वांटिटीज, N1 U1 N2 U2। हमें इसे बराबर करने का रीजन ये है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने बराबर तो कर दिया बट यूनिट शुड बी चेंज। ओ सॉरी, इनके जो यूनिट ऑफ सिस्टम है वो सिस्टम सेम होना चाहिए। जैसे मान लो ये बराबर कब होंगे? मैंने कहा 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर, अब हो जाएगा बराबर। देखो, फिजिकल क्वांटिटी एक ही है, जबकि यूनिट्स या सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर डिफरेंट है, बस यूनिट्स अलग है। मीटर है, इधर सेंटीमीटर है। सो ये रिलेशन इस पे अप्लाई होगा, ये रिलेशन इस 5 मीटर वाले उस पे अप्लाई होगा। ठीक है, अब समझो, अब N1 U1 N2 U2 ये तो आपको समझ आ गया। मैंने कह दिया सेम फिजिकल क्वांटिटीज के होंगे बट यूनिट सिस्टम डिफरेंट होंगे। फिजिकल क्वांटिटी अलग नहीं होनी चाहिए। अब ये अप्लाई किस पे नहीं होगा, पहले तो ये समझो। ये समझो, मैंने बोला 5 किलोग्राम बराबर 10 मीटर, ये इस पे अब कभी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज ही अलग हो गई। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए बट यूनिट सिस्टम, यूनिट्स का जो सिस्टम रहेगा वही डिफरेंट रहेगा। हमने ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ लिया। इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, तब जाके थोड़ा सा हमें क्लियर होगा। ठीक है, मैंने कहा 360 किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। अब आप देखो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट क्या करना है? देखो, फॉर्मूला लगाता हूं मैं, N1 U1 बराबर N2 U2। अब एक बात बताओ, N1 की वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू 1, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 क्या है? 360। इनटू में यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आर। आर को मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अब इसमें N2 निकालना है हमें, सेकंड सिस्टम में N2 निकालना है। सो यूनिट क्या हो जाएगी? N2 तो निकालना है, यूनिट हमें दे रखी है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। अब एक बात बताओ, 360 कन्वर्ट करना है ना, सो किलोमीटर का रिलेशन बताओ मेरे को। 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब समझो, मैं कह रहा हूं 1000 मीटर से इसे बदल दो। ठीक है, अब पर आर, आर को समझो, 1 आर में
60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो इसको चेंज कर दो कुछ इस तरीके से, 60 × 60 सेकेंड। नाउ N2 जो रहेगा इनटू में मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, है ना, सही बात है ना। अब समझो, मीटर इंटू सेकेंड। अब क्या करना है, सेकंड से कट करना स्टार्ट करो, सेकंड को सेकंड से काटो, मीटर से मीटर को काटो। अब देखो, 6 6 36 होता है, इसको मैं एक काम करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इस रिलेशन को ऊपर लिख दूंगा कहीं। अभी के लिए मैं इस क्वेश्चन को यहां से कंटिन्यू करता हूँ। समझो, मैंने कहा 360 इंटू में 1000 इधर बच गया, नीचे क्या बचा, 6 6 36 हो जाएगा, यानी नीचे 3600 आ जाएगा, बराबर में N2 के बगल में कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब समझो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, दोनों जीरो कट गई बल्कि। ठीक है, दोनों जीरो बल्कि कट गई। अब 36 से 36 कट गया। अब समझो कि जो आपका N2 आएगा, वो आएगा, एक तो ये 10 बचा और एक ये जीरो बचा, इट मीन्स 100 बच गया। अब 100 क्या है, 100 ही आपका आंसर है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 360 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 100 मीटर पर सेकेंड के, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, इस फॉर्मूले पे हमें और क्वेश्चन के टाइप करने पड़ेंगे, जब ये अच्छे से समझ आएगा, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा। सो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी के लिए क्लास को यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस भी करेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। सो आज के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अच्छे से सीखें, सीखना कभी बंद मत करें। ठीक है, हमेशा नोट्स खुद बनाएं, नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, जो सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है, नोट्स खुद बनाएं, अच्छे से पढ़ाई करें और हमेशा खुश रहें। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।